बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के सभी छात्रों का कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों पर बातचीत करेंगे और शुरुआत करेंगे हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से भारत का संवैधानिक विकास हुआ। मुगलों के बाद लंबी सत्ता रही मुगलों की, उसके बाद अंग्रेजी शासन भारत में आया और 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद बक्सर के युद्ध ने उनके पैर पूरी तरह भारत में जमा दिए। बक्सर के युद्ध 1764 के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया और 1773 में पहली बार संवैधानिक विकास की दिशा में उन्होंने पहला कदम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से शुरू किया। इस एक्ट की मुख्य बातों को अपन ध्यान रखेंगे क्योंकि ये 5 नंबर के सवाल के रूप में आपके आ सकता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में समझाइए। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले कलकत्ता प्रेसिडेंटी में सरकार की स्थापना की गई तथा जिसमें क्या होता था, एक गवर्नर जनरल होता था और उसकी एक परिषद होती थी जिसके 4 सदस्य संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करते थे। लेकिन अगर डिसीजन मेकिंग की बात आए, कोई निर्णय लेने संबंधी बात आए, तो गवर्नर जनरल का डिसीजन ही सबसे उच्च रखा जाता था, यानी कि उसी का जो निर्णय था वो सर्वमान्य होता था। और इनके बनाए कानून को कोई रोक सकता था तो ब्रिटेन का राजा 2 वर्ष की अवधि के अंदर अंदर अस्वीकार कर सकता था। केवल गवर्नर जनरल के ऊपर कौन था पावर, किसकी थी? ब्रिटेन के क्राउन की। और इसके तहत एक इम्पॉर्टेंट बात ये हुई कि कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। कलकत्ता में ही क्यों हुआ? क्योंकि बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र पे ही तब तक अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हुआ था, जिसके अधिकार क्षेत्र में बंगाल और बिहार और उड़ीसा 3 स्टेट आते थे जिन पे कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थापित हुआ था उसके अंतर्गत। और जो पहला अपना गवर्नर जनरल बनाया गया वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर लंबे समय तक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से शासन चलता रहा। फिर कुछ सुधार की एवज में हमें 1833 का चार्टर एक्ट मिला, जिसमें क्या हुआ, कुछ छोटे छोटे बदलाव के दौर से हम गुजरते रहे। और वो बदलाव का दौर क्या था? विधि निर्माण कार्य सह परिषद गवर्नर जनरल में निहित किया तथा उसकी 4 सदस्यों की परिषद में एक विधि सदस्य सुनिश्चित किया। उन्होंने एक जो कानून बनाने वाला या फिर लॉ का कोई जानकार व्यक्ति उसके अंदर रखा गया। और क्या हुआ, इसके अंदर गवर्नर जनरल को सभी सैन्य और नागरिक शक्तियाँ प्रदान कर दी गई कि कहीं भी अगर युद्ध संबंधी कोई बात होती है या फिर नागरिकों के लिए कोई अधिकार या कानून बनाने हैं तो सब कुछ किसके अंदर समाहित कर दिया गया? गवर्नर जनरल। यानी कि पहले की तुलना में, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की तुलना में इन्होंने क्या किया, 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिक शक्तिशाली बना दिया। और एक जो मेजर बात इस एक्ट के अंतर्गत हमको देखने को मिलती है वो है कि 12वीं केंद्रीय विधानमंडल की नींव इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत रखी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अपना अब केंद्रीय विधानमंडल जो अपनी संसद है उसकी नींव किस एक्ट के अंतर्गत रखी गई थी? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये नींव रखी गई थी। और इसके तहत ही अब तक क्या है कि अंग्रेज़ों ने अपने संपूर्ण भारत पे लगभग काफ़ी जगहों पर उन्होंने अपने अधिकार कर लिए थे। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल, अगर सवाल आता है एग्ज़ाम के अंतर्गत कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंक बनाए गए। किन्हें बनाया गया? विलियम बेंटिंक को बनाया गया।
और अगर पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो वारेन हेस्टिंग्स, और पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो वो भी वारेन हेस्टिंग्स को ही बनाया। अब देखेंगे कि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो नया एक्ट आया, नया चार्टर एक्ट जो आया वो आया था 1853 में। तो 1853 के एक्ट में क्या हुआ, गवर्नर जनरल की परिषद में विस्तार कर दिया गया, 6 नए सदस्य जोड़ दिए गए, और वो कहाँ से लिए गए, मद्रास से, बम्बई से, बंगाल से, पश्चिमोत्तर प्रांत से एक एक सदस्य लिए गए। एक मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया और कनिष्ठ न्यायाधीश बना दिया गया। इसके अतिरिक्त एक मुख्य सेनापति भी इन्होंने बना दिया। जैसे पुरानी सेनाओं में होता था कि सेना को गाइड करने के लिए एक सेनापति होता था, वैसे एक सेनापति, मुख्य सेनापति का पद भी बना दिया गया। अब इसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त टोटल 11 सदस्य थे और कुल मिलाकर 12 सदस्य हो गए। किसमें, गवर्नर जनरल की परिषद में। तो सवाल बनता है कि भाई परिषद का जो विस्तार हुआ उसमें मुख्य सेनापति पद कब सृजित हुआ, या फिर सवाल पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश का पद कब सृजित हुआ, तो आप बताएंगे 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ये दोनों पद सृजित हुए। और अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है भारतीय संवैधानिक विकास में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ने जो भारतीय राजनीति है उसमें काफ़ी उथल पुथल मचाई, और उसी के माध्यम से पहली बार जो क्राउन था, ब्रिटेन में जो राजा शासन करता है, उसको भारत की स्थिति को भांपने का या जांचने का या उनके अंदर दबी हुई भावनाओं को जानने का मौका मिला। और इसी के आधार पर 1858 में क्रांति को दबा दिया गया। 57 में क्रांति स्टार्ट हुई, 58 के बाद लगातार थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की चलती रही, लेकिन फिर भी उस स्थिति को भांपते हुए 1858 में क्या हुआ, ब्रिटेन के क्राउन ने समस्त सत्ता अपने हाथ में ले ली। हालांकि उसके प्रतिनिधित्व के रूप में गवर्नर जनरल ने कार्य किया, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से बहुत बदलाव आने आरंभ हो गए। तब तक क्या है, पूरा शासन अंग्रेज ही कानून बनाते थे, अंग्रेज उसको इम्प्लीमेंटेशन करते थे, लेकिन उससे जनता का कोई वास्ता नहीं था। उन्हें जो लगता था कि ये कानून बनाना है तो वो उन्होंने बना दिया, और जो उनके फ़ायदेमंद है, जनता को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाया तब तक, लेकिन अब वो शुरुआत हो चुकी थी। उस शुरुआत को देखते हुए यहाँ एक नए पद का सृजन हुआ, और वो क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टेड पद को समाप्त कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, यहाँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो पद था या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पद था वो समाप्त हो गया। तो ये सवाल बनता है कि कब समाप्त हुआ, तो आपको बताना है 1858 के एक्ट के द्वारा ये समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर क्या हुआ, भारत मंत्री पद का सृजन हुआ। किस पद का सृजन हुआ, भारत मंत्री पद का सृजन हुआ। और उसकी सहायता के लिए, किसकी सहायता के लिए, भारत मंत्री की सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली एक भारतीय परिषद का गठन भी किया गया। ये कब किया गया, 1858 के एक्ट के द्वारा किया गया। और गवर्नर जनरल की नियुक्ति सीधा कौन करने लग गया, क्राउन द्वारा की जाने लगी, कि इसकी परिषद का गठन सह परिषद भारत मंत्री द्वारा होने लगी। अब क्या हो गया, बहुत बदलाव हो गए। देखो आप समझें इस चीज़ को कि गवर्नर जनरल तो नियुक्त होता था, लेकिन अब उसमें ताज अधिक इंटरफेयर करके एक ऐसे अच्छे व्यक्ति को यहाँ भेजना चाहता था जिससे उनका शासन बना रहे, और जो शासन है वो सुशासन की तरफ थोड़ा सा जाए, जिससे जनता को भी लाभ मिले, और उनकी जो सत्ता पे वो काबिज होकर बैठे हुए थे अंग्रेज, वो भी वहाँ पर थोड़ा सुकून से अपने कार्यों को कर पाएँ और शासन कर पाएँ। अब देखेंगे, महारानी की स्वीकृति से गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नरों को नियुक्त कर सकता था। अब महारानी की स्वीकृति, महारानी कौन, ताज, क्राउन जो ब्रिटेन में बैठा हुआ है, ब्रिटेन का राजा, या जो राजा का पद है ब्रिटेन में, उस पर वो क्या कर सकते थे, महारानी की स्वीकृति से जो गवर्नर होता था वो लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति कर सकता था। क्योंकि एक व्यक्ति संपूर्ण देश को संभाल नहीं सकता था, उसके लिए उसे अपने कुछ व्यक्ति ऐसे नियुक्त करने थे जो सीधी रिपोर्ट उसे करें, जिससे कि उन्हें पता चलता रहे कि कहाँ पर कोई विद्रोह की भावना पैदा हो गई है, या फिर लोगों में इस चीज़ को लेकर अविश्वास है या असंतोष है या क्या बात है। उस वहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में गवर्नर को पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। किसकी वजह से, महारानी की वजह से। तो अधिक प्रभावशाली उन्होंने अपने आप को बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त
करने का भी महारानी के निर्णय से किया गया। और जो आईसीएस की परीक्षा होती है, जो आज आईएएस के नाम से, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम से जानी जाती है, पहले आईसीएस के नाम से जानी जाती थी, कि सिविल सर्विसेज कमीशन की सहायता से होने लगी। किसकी सहायता से होने लगी ये परीक्षा? सिविल सर्विस कमीशन की सहायता से होने लगी। और एक वायसराय का पद भी सृजित हुआ, जिसे कैनिंग प्रथम वायसराय घोषित हुए। तो पूछा जाए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो आप बताएंगे कैनिंग प्रथम वायसराय थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल भी कैनिंग थे, अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग थे। और क्या था? भारत के प्रथम वायसराय भी कैनिंग थे। ठीक है, और क्या था? भारत मंत्री ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य होता था। जो भारत मंत्री पद का जो सृजन हुआ था वो क्या था? ब्रिटिश कैबिनेट, यानी ब्रिटिश जो संसद थी उसके कैबिनेट के सदस्य का जैसे उसका वो था, रुतबा था, या फिर उसका यानी कि कहने की बात यह है कि भारत मंत्री पद को क्या किया गया? ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य के समकक्ष रखा गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1861 के एक्ट की बात करते हैं। इसमें क्या हुआ? विधि निर्माण के प्रयोजनार्थ गवर्नर जनरल परिषद में 6 से 12 सदस्यों को नियुक्त किया गया, वृद्धि की गई, और कार्यकाल भी बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। जिनका कार्यकाल क्या कर दिया गया? 2 वर्ष कर दिया। और एक इसमें इम्पोर्टेंट चीज जो थी कि गवर्नर जनरल को वीटो तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। किसके अंतर्गत दिया गया? 1861 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को वीटो पावर क्या होती थी? एक ऐसा निषेधाधिकार है वीटो, जिसके अंदर इसका अर्थ मानो मना करना। जैसे मान लो जो गवर्नर जनरल की परिषद है वो सारे सदस्य मिलकर किसी एक निर्णय पर पहुंच गए हैं और सभी उसमें सहमत हैं, लेकिन अगर गवर्नर जनरल उसमें अपने वीटो पावर का उपयोग कर देता है, यानी मनाही कर देता है, तो वो जो कानून बनने के लिए आया है वो वहीं समाप्त हो जाएगा। यानी कि इसके लिए सबसे बहुत बड़ी पावर होती है वीटो पावर को हम देखें, जो आज वीटो पावर हम को समझ सकते हैं, तो यूएनओ में जो वीटो पावर है, जो 5 स्थायी सदस्य हैं यूएनओ के, केवल उन्हीं के पास है कि 5 सदस्य जब तक सहमत नहीं होंगे कोई कानून नहीं बन सकता, या कोई निर्णय अपनी पूर्णता पर नहीं पहुंच सकता। जैसे किसी भी बात को लेकर अगर 4 सदस्य सहमत हैं लेकिन एक सदस्य सहमत नहीं है, तो वो कानून वहीं पर निरस्त हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी पावर थी जो पहली बार गवर्नर जनरल को कब मिली? 1861 के एक्ट के तहत मिली। इससे क्या हुआ? जो उनकी परिषद थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जिसमें सभी लोग थे, विधि के भी लोग थे, और वो किसी निर्णय को लेना चाहते थे, तो लेकिन उसके लिए गवर्नर जनरल अधिक शक्तिशाली, अब और पावरफुल हो गया इस वीटो पावर से। और अध्यादेश वो होता था जिसमें बिना परिषद को बुलाए किसी कानून की आवश्यकता पड़ती थी, तो गवर्नर जनरल क्या करता था? ऑफिस में बैठकर उस कानून को बना के अपने साइन करके भेज देता था, और वो ही कानून बिना उनकी परिषद की सहमति के कानून के रूप में कार्य करता था। यानी कि ये बहुत बड़ी 2 पावर 1861 के एक्ट में गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गई। और जो क्या हुआ, एक नई पद्धति, विभागीय पद्धति आरंभ हुई, जिसे पोर्टफोलियो पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, और कैनिंग को इसका जनक कहा जाता है। यानी कि पोर्टफोलियो जो विभागीय पद्धति थी वो किस वायसराय के समय आरंभ हुई? कैनिंग के समय आरंभ हुई। ये आपको ध्यान रखना है, ये न्यू टाइप जैसे छोटे सवाल वाला में आ सकता है आपके एग्जाम्स में। अब देखो समय बदल गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और भारत की राजनीति में एक ऐसा स्तंभ आ चुका था, यानी जनता के बीच में और अंग्रेजी सरकार के बीच में किसी एक बड़ा माध्यम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उनकी स्थापना हो चुकी थी हमारे बीच में, तो जनता का जो असंतोष था वो सीधा अंग्रेज़ों को नहीं बता के वो राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से अंग्रेज़ों के तक पहुंचाते थे। और अंग्रेज शुरुआती दौर में इसको उसी रूप में देख रहे थे कि जनता की जो मांगे हैं वो हमारे पास एक
निश्चित चैनल के द्वारा पहुँचें, जिससे कि हम उन पर विचार विमर्श कर सकें और जो लागू करने की चीज़ें हैं उनको लागू भी कर सकें और जनता को इससे अधिक फ़ायदा पहुँचे। लेकिन हुआ क्या था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी शुरुआती जो कार्यशैली थी वो नरम दल वाली पद्धति थी, उदारवादी पद्धति थी, जिसमें अनुनय विनय प्रार्थना पत्र और ऐसी चीज़ों को अधिक उन्होंने अपनी कार्यशैली में अपनाया। यानी कि किसी चीज़ को कार्य करवाना है तो वो पहले शिष्टमंडल के द्वारा अंग्रेजी गवर्नर जनरल से मिलते थे, प्रार्थना पत्र भेजते थे कि ये समस्या है और उनको अवगत कराते थे। लेकिन फिर भी एक ऐसा माहौल तैयार हो रहा था जिससे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। और इसी दौरान जो 1892 का एक्ट आता है, ये एक्ट कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ही देन थी, क्योंकि इसमें क्या था कि अंग्रेजी सरकार को, देखो दबाव दो तरीके का होता है, अहिंसात्मक दबाव और हिंसात्मक दबाव। क्रांतिकारी हिंसक तरीके से कार्य कर रहे थे, लेकिन जो कांग्रेस का जो कार्यशैली थी वो अधिक पसंद की अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उनसे उनको खतरा नहीं था और वो जो असंतोष वाली बातें थी, असंतोष के जो कारण थे, उनको वास्तव में वो भांप गए थे और अंग्रेजी सरकार ने उनकी बातों को भी मानना आरंभ किया। जो 1892 का एक्ट आया उसमें वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी की देन मैं इसको मानता हूँ। इसमें क्या होता है, केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों में 8 से 20 नए सदस्य नियुक्त किए गए तथा जिनमें 40% गैर सरकारी थे। यानी कि पहले सरकारी सदस्यों को ही ज़्यादा तवज्जो मिलती थी, लेकिन अब 40% के आसपास क्या पहुंच गए थे, गैर सरकारी सदस्य पहुंच गए थे। और गवर्नर जनरल की जो परिषद को विधानसभा में वित्त पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पहले क्या होता था, जो परिषद के सदस्य थे उनको वित्त संबंधी किसी भी कार्य पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं था, न ही प्रश्न पूछने का अधिकार था। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने एक बाधा रखी कि इसमें सह परिषद भारत मंत्री की सहमति आवश्यक थी, कि आप प्रश्न तो पूछ सकते हैं, वित्त पर चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन भारत मंत्री की सहमति आपको आवश्यक है। लेकिन फिर भी ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम था। अब जो बेहतर